मुंबई में बनेगा 30 मंजिला अत्याधुनिक बिहार भवन। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 314 करोड़ मंजूर। भवन में होंगे 178 कमरे और 240 बेड की डोरमेट्री। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स का गेम करीब करीब ओवर। बीएमसी में पहली बार बीजेपी को बहुमत, शिंदे का साथ आया काम। उन्नीस जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष का होगा ऐलान। नितिन नबीन के निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव, मंत्रियों के कामकाज का आकलन पूरा। अंतिम फैसला लेगा पार्टी आलाकमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। बिहार झारखंड की खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। बिहार सरकार ने राज्य के बाहर रहने वाले बिहार वासियों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी अत्याधुनिक बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। यह भवन खासकर इलाज के लिए मुंबई आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत होगी। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस परियोजना की विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। यह भवन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में स्थित एलिफिंस्टन एस्टेट में बनेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद जी, मुंबई में 30 मंजिला बिहार भवन बनेगा। जो लोग मुंबई में इलाज के लिए जाएंगे, खासतौर पर उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल सोहन, देखिए आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो बिहार से जो टाटा मेमोरियल में खासकर कैंसर पेशेंट जाते हैं तो उनको भटकना पड़ता है मुंबई जैसे शहर में, और उनके लिए इलाज कराना नामुमकिन जैसा हो गया था। और इसको देखते हुए ही बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब टाटा मेमोरियल चाहे दूसरे जो कैंसर से जो प्रतिष्ठान है उसमें इलाज कराने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी उनको, क्योंकि ये भवन जो इन्वेस्टर एरिया में जो बनाए जा रहे हैं इसको अनुमति दी गई। इसके लिए 314 करोड़ की भी सैंक्शन कर दिया गया है। तो ये 30 मंजिला ये भवन होंगे और ये दिल्ली की तर्ज पर बनाया जा रहा है। और इसमें लगभग 270 बेड लगे रहेंगे और उनको रहने के लिए भी इस पर पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार के तरफ से ये बहुत बड़ी सौगात बिहारियों के लिए खासकर दिया जा रहा है, क्योंकि कैंसर की जो बीमारी है अब अमूमन बिहार में खासकर काफी एक तरह से कदम उठा चुका है। और उसको इलाज के लिए बॉम्बे जैसे मुफीद शहर ही टाटा मेमोरियल जैसे जो इलाज होते हैं वहाँ पर उनके लिए ही माना जाता है। तो लोग सीधा अब मुंबई की तरफ चले जाते थे, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। अमूमन उन्हें रास्ते पर रहना पड़ता था और काफी दिक्कतें होती थी उनको। तो इस सबको देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया। ये अच्छी और एक पहल कह सकते हैं इसको। और इसमें बिहार सरकार ने साफ साफ कहा है कि इसको और भी अधिक हम जो भी जरूरत होगी इसको और अलग से मुहैया करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा कि समृद्धि यात्रा बिहार के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी और डबल इंजन सरकार का जो संकल्प है उसे साकार करने की शुरुआत है। समृद्धि यात्रा बिहार के लिए मकर संक्रांति के उपरांत सकारात्मक ऊर्जा का संचार और डबल इंजन की सरकार का
मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है साकार करने की शुरुआत है। बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा नेता मिला है जो हर साल हर जिले में जनता को तोहफा देता है और विकास की लंबी लकीरें खींचता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सबका सम्मान करते हैं और लगातार काम करते हैं। ये सौभाग्य है पूरे बिहार वासियों का, कैसा नेता हमको बिहार में मिले हैं। ऐसे चौकीदार मिले हैं जो हर साल हर जिले में जाकर बड़ी बड़ी जिलावासियों को तोहफा देते हैं, विकास की लंबी लकीरें खींचते हैं। ये सौभाग्य हम सबका बिहार वासियों का है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेता किसी देश में ऐसे नेता होंगे जो ऐसे हर जिला के लोगों का ख्याल रखते होंगे, जाति धर्म से उठ के, पार्टी से उठ के सबका काम करते हैं और सम्मान करते हैं। आज इनका दौरा शुरुआत हो चुकी है, पूरे जिले में दौरा करेंगे, हर जिले के वासियों को बड़े बड़े तोहफा मिलेगा, विकास की लंबी लकीरें खींचेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो चुप्पी साधे हुए छोड़िए ना, उनको घूमने दीजिए, उनको घूमने दीजिए। अदर कंट्री घूमते हैं फिर तो बिहार से कोई मतलब उनको नहीं है। बिहार वासियों को ठगने का काम करते हैं, कोई लेना देना उनसे नहीं है। अगर बिहार के बारे में कुछ सोचता है, विकास की लंबी लकीर खींचता है, सौहार्द भाईचारा के साथ सबका ख्याल रखता है, उस नेता का नाम है जनाब नीतीश कुमार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीतिक दलों को परामर्श देने वाली कंपनी आईपैक के 2 ठिकानों पर रेड मामले में बुरी तरह से फंसी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ममता बनर्जी बल्कि बंगाल सरकार, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटिस से ममता सरकार की सच्चाई उजागर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और अराजकता साफ झलकती है। ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई उजागर जो है कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर जो तो सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि अराजकता फैल जाएगी तो बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ही पता चलता है। आईपैक की यहाँ जांच करने गई बड़ी संवैधानिक संस्था है, उसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचकर वहां हस्तक्षेप करे, फाइल को लेकर अधिकारी चले जाए, मुख्यमंत्री चले जाए। और सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है यह बंगाल सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति को तो उजागर करता ही करता है, उनका पोल खोलता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा अराजकता फैल जाएगी। इससे ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई भी उजागर हो रही है कि वहां कैसी स्थिति है, कैसी अराजकता की स्थिति है। बंगाल चुनाव में भले ही समय है, लेकिन अभी से ही बीजेपी और टीएमसी के नेता अपनी जीत और दूसरे की हार का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव में हारने वाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे बिहार चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का आरोप लगाया था, वैसे ही ममता बनर्जी भी एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं। ममता बनर्जी जान रही इस चुनाव में बुरी तरह हारने वाली। जिस तरह बिहार के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सबको परेशान करने का काम किया था, उसी तरह ममता बनर्जी भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगा रही हैं, एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं। इस चुनाव में पूरी तरह वो हारने वाली हैं और बीजेपी जीतने वाली है। बंगाल बिहार के बाद राज्य बनेगा जहां सरकार हमारी बने। सुपौल जिले के पीपरा प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया गया कि भवन निर्माण में कम गुणवत्ता वाली ईंट, स्थानीय बालू, घटिया छड़ और सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भवन की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा है। इसके अलावा योजना स्थल पर बिना सूचना बोर्ड लगाए ही निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि भवन की कुल लागत कितनी है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि निर्माण कार्य में बाल मजदूरों से भी काम लिया जा रहा है, जबकि सरकार की ओर से इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। हॉस्पिटल बन रहे हैं महेशपुर में, उसके लिए हम इससे पहले इसको बोले थे, उसको मुंशी को, कि यहाँ सामान जो सब घटिया है उसके पास हमारे पास फोटो भी है। उसके बाद फिर ये काम रोक दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर ये चालू कर दिया। उसके बाद फिर आए हम लोग देखने के लिए, तो सब घटिया सामान चला रहा था। तब हम लोग जो है पीपरा
हॉस्पिटल फ़ोन किए प्रभारी को, वहाँ फ़ोन किए तो वो भी बोले कि हम जा रहा देखने के लिए तुरंत अभी। उसके बाद बालगिरी बच्चा से भी काम करवा रहा है यहाँ, नाबालिग बच्चा सबसे कार्य हाँ, करवाया नाबालिग जा रहा बच्चा से काम करवा रहा है, किसी को 300 किसी को 400 दे करके भी काम करवा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जब लेआउट हुआ तो हम लोग को पता नहीं चला। इसको कम से कम एक साइड से बनाना चाहिए। कौन सी बना रहे हैं? कोई हॉस्पिटल बना रहा है, खुद बोर्ड नहीं है तो हमको पता नहीं चल रहा कौन सी बन रहा है। दूसरी बात यहाँ पे एकदम घटिया सामग्री आप देख रहे हैं कि बिरला सीमेंट, बंगाली थर्ड क्लासी छत, मिट्टी वाला बालू, 3 नंबर ईटा, इसका प्रयोग किया जा रहा है। सरकारी ज़मीन का और स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जो है निर्माण कराया जा रहा है, उसका अभी तक नापी नहीं कराया है। नापी उपरांत सीओ साहब भी आए हुए थे तो बोले थे नापी करवा देते हैं, नापी नहीं हुआ। उसके बाद जो है घटिया का रड लगाया जा रहा है, सीमेंट जो है डालमिया का है, बालू जो है जो सोनसेंट तो कहा जाता है लेकिन मिट्टी से भी बदतर है, और बाल मजदूर से काम कराया जाता है जो 300 रुपया और 400 रुपया मजदूरी देता है, जिसका जो है फ़ोटो जो है यहाँ पर उपलब्ध है। और उस आदमी से भी पूछ लीजिए कि उस सबको कितना पैसा मिला है बाल मजदूर को। इसका जो भी क्वालिटी है इस पर इसको अभी स्टिक कर दिया गया है, और इनके जो कॉन्ट्रैक्टर के बरिए हैं JEE और जो इनका प्राकलन तैयार किया गया होगा उसमें किस तरह का प्राकलन है वो इनको कहा गया है कि आप आके यहाँ दिखाएं और इन लोगों को संतुष्ट करें। क्वालिटी की जांच हो जाएगी और फिर कार्य आगे बढ़ेगा। बोर्ड उठने लगा यहाँ पर, ये कहेगा कोई एस्टीमेट वर्क तो है लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है कि इसमें इतने का प्राकलन है। ये है इस तरह का कोई बोर्ड लगाने का प्रावधान अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। जो वर्तमान मुखिया जी यहाँ का पैमाइश शायद कराए थे, इसके लिए हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। जब हमने बात किया था उनसे तो बोले हम करवाए हुए हैं, और जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम में इस बात को माइनटली देख लेना चाहिए था। फिर भी हम आज सीओ मैडम से बात किए, इससे पूर्व भी बात किए थे, हम एक लेटर भी उनको दिए हैं और वो आके आज देखी भी हैं पैमाइश के लिए। इस ज़मीन का पैमाइश करवाया जाएगा और कहाँ तक सरकार की ज़मीन है, स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है, उसको निकाला जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लगातार देखते रहिए TNP न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखा गया, जहां ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और आरोपी पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और जाम हटवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोजपुर में नासरीगंज सकड्डी स्टेट हाईवे पर कुल्हड़िया फ्लाईओवर के उत्तरी छोर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मिट्टी लदा एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार 2 मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल मजदूर को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से JCB मशीन मंगाकर ट्रैक्टर के नीचे दबे युवक को बाहर निकाला गया। करीब एक हफ्ते से बंद पड़ी सुगौली चीनी मिल में तकनीकी खराबी दूर होते ही एक बार फिर गन्ने की पेराई शुरू कर दी गई है। समस्याएं ठीक किए जाने के बाद मिल गेट और क्रय केंद्रों पर गन्ना खरीद की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मिल प्रबंधन के मुताबिक पूरे पेराई सत्र के दौरान प्रतिदिन लगभग 35,000 क्विंटल गन्ने की पेराई की जाएगी। तकनीकी दिक्कतों के समाधान के बाद मिल में पेराई के साथ साथ बिजली उत्पादन भी पूरी क्षमता से संचालित किया जा रहा है। मिल के दोबारा शुरू होने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के किसान गन्ने की कटाई और आपूर्ति में जुट गए हैं। लंबे समय से पेराई बंद रहने के कारण किसानों में चिंता का माहौल था, लेकिन अब मिल के चालू होने से उन्हें राहत मिली है। मिल प्रबंधन ने किसानों से समय पर गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है, ताकि पेराई कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
छपरा के अमनौर में 11 साल के शिवम के अपहरण और हत्या मामले में तेजस्वी यादव के निर्देश पर आरजेडी प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। नेताओं ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि समय पर कार्रवाई होती तो हत्या रोकी जा सकती थी। आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की भी मांग की है। अभी मौका तो पुलिस ने दिया ना लोगों को। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर आज जांच टीम पीड़ित परिवार राजन गुप्ता जी के घर पर पहुंची। इस टीम में माननीय विधायक मरौरा जितेंद्र राय जी, परसा के माननीय विधायक करिश्मा राय जी और गरखा के माननीय विधायक सुरेंद्र राम जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष जी सुनील राय जी और सभी कार्यकर्ताओं से जब हम लोग पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पे यह घटना, जिस प्रकार की घटना घटी है, अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो आज जो शिवम, देखिए हम लोग पूरे मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं, इनके दुख के घड़ी में, इनके परिवार के साथ। और जहाँ तक बात है, हम लोग प्रशासन पर पूरा दबाव बनाएंगे और जो अधिकारी कह रहे हैं कि हम लोग इस घटना में आए हैं तो राजनीति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग इस बात को बताने का काम करेंगे कि हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं और समाज के हर सुख दुख में रहने का। बिहार सरकार के चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आरा मोहनिया पथ पर कटवियरा टोल गेट के पास रोहतास पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान बिक्रमगंज एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे लोगों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह दी। इस मौके पर चालकों को हेलमेट के साथ गुलाब का फूल भी दिया गया और सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। हेलमेट पहना रहे हैं सर, बिना हेलमेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनवरी के मंथ में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ होता है और हम लोग इसमें सड़क सुरक्षा से रिलेटेड लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। तो इसी क्रम में वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे सड़क पे, मतलब जो रोड पे था, जो विदाउट हेलमेट चल रहे थे उनको हेलमेट बांट के जागरूकता दिया गया कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। जो लोग दोनों राइडर और पिलियन दोनों हेलमेट लेके जा रहे थे और सही से ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे थे, उनको गुलाब का फूल दे के सम्मानित भी किया गया ताकि उनमें भी एक उत्साह रहे और जोश रहे कि हमेशा हम लोग को ट्रैफिक जो रूल है वो फॉलो करना है। सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एसएसबी 21वीं वाहिनी बगहा ने एक सराहनीय पहल की है। नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत आयोजित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समापन किया गया। साथ ही मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वाल्मीकि नगर स्थित नदी घाटी योजना विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, एसएसबी 21वीं वाहिनी के कमांडेंट तपेश्वर संबित राउत एवं वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने एसएसबी की इस पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कमांडेंट तपेश्वर संबित राउत के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और युवतियों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया गया है, जो राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है। नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बेसिक कंप्यूटर, हाउस वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन, कुकिंग, मोटर ड्राइविंग और सिलाई जैसे कोर्स संचालित किए गए। प्रशिक्षण पूरा करने वाले 150 से ज्यादा युवाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी मौके पर आम नागरिकों के लिए मानव चिकित्सा शिविर और पशुओं के लिए पशु चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। याद होगा कि वाल्मीकि नगर से जब बस खुलती थी पटना के लिए, तो इसी जंगल में बस को रोक के बस के लोगों को किडनैप कर लिया जाता था, चाहे उसकी औकात 10 रुपए का क्यों ना हो, उससे 10 रुपए ही वसूल करके तब छोड़ा जाता था। आपके आने से, एसएसबी की यहाँ कैंप आने से सबसे बड़ा ताकत उसमें भी मिला है कि हमारे सीमा के साथ साथ हमारे जंगल में भी उस ढंग की गतिविधि अब कोई नहीं कर सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद सदस्य अनंत ओझा ने साहिबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी योजना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत ग्रामीण परिवेश के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। इस योजना के जरिए विकसित भारत का सपना साकार हो। आज जिस प्रकार से देश की संसद ने
विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संस्तुति देने का काम किया। केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2047 में देशवासियों के साथ मिलकर के विकसित भारत का संकल्प दिया है और उसी विकसित भारत के संकल्प के अनुकूल हर क्षेत्र में, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में गति शक्ति का नाम दे करके हो, चाहे देश के सामान्य नागरिक जीवन में कैसे अधिक तेज गति से भारत को विकसित बनाने के लिए हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में अनेक योजनाओं का सूत्रण हुआ है। झारखंड के रामगढ़ में अरगड्डा क्षेत्र में 3 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है, जिसमें पूरे सीसीएल जोन की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अरगड्डा क्षेत्र के जीएम सत्यजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खेलना है, जीत हार का कोई मतलब रखता नहीं है और जो भी खिलाड़ी खेले खेल की भावना से खेले और अच्छा करें, यही मेरा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।